दशकों से अधिक अमित शाह जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बेहतर पूरे देश में कोई नहीं है जो मोदी जी को करीब से जानते हैं। तो वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव ऑनरेबल होम मिनिस्टर टू एड्रेस द ऑडियंस। आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज। मंच पर उपस्थित रामबाबू मालगी प्रबोधिनी के तत्वाधान में आज का जो कार्यक्रम है उसमें मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री रविंद्र साठे जी, श्री राम चोलिया जी, श्री जगदीश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी और आज इस सभागार के अंदर आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं रामबाबू मालगी प्रबोधिनी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक उचित मौके पर उचित विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया है। 3 दिन तक अलग अलग विषय पर ये परिसंवाद चलेगा। कई सारे लोग इसके अंदर अपनी अपनी दृष्टि से अपनी बात रखेंगे। मुझे भी कहा गया है कि मैं भी इस विषय पर कुछ बात सबके सामने रखूं। अभी संचालक महोदय चोलिया जी ने कहा कि मोदी जी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ये आपकी भ्रांति है। मोदी जी को मुझसे बेहतर भारत की जनता जानती है और उनके विचार, उनके काम और उनकी सिद्धियों के आधार पर जानती है। और लोकतंत्र के अंदर जो सार्वजनिक जीवन के माध्यम से जन सेवा के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, इस सभी लोगों के लिए आदर्श होना चाहिए कि पहचान नाम से न हो, पहचान जाति से न हो, पहचान अपनी शिक्षा से न हो, पहचान अपनी स्किल से भी न हो, पहचान अपनी सिद्धियों के आधार पर हो। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी एक छोटे से शब्द के अंदर भारत की 70 साल की 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल तक भारत की जनता की जो आशा थी ये एक 2 शब्द के अंदर समाहित कर ली। जब हम आजाद हुए, हमारे देश की संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार किया और बहुत सोच समझकर स्वीकार किया था। उचित फैसला था कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश, ये किसी व्यक्ति के आधार पर चुनकर नहीं आना चाहिए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए। हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी के आधार पर उसका चुनाव घोषणा पत्र बनना चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। उस पर जनमत प्राप्त कर पार्टी जिसको तय करे वो पार्टी का नेता हो और उसको देश चलाने का अधिकार हो। बहुत सोच समझकर हमने फैसला किया था। मगर 60 के दशक के उत्तरार्ध में और उसके बाद मैं बिल्कुल बेधड़क तरीके से कह सकता हूं 2014 तक देश की जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया था कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था सफल हो सकती है क्या। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक कल्पना रखी थी कि राज्य कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए,
उसको बहुत सारी व्याख्याओं के अंदर व्याख्यायित किया जा सकता है, मगर गांधी जी ने इसके लिए राम राज्य का शब्द का प्रयोग किया था, और जिनको राम राज्य के शब्द से परहेज है वो उसको कल्याण राज्य का शब्द कहते थे। दोनों का भावार्थ एक है। 2014 तक एक कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी थी। जनता के मन में एक आशंका आ गई थी कि कहीं हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था फेल तो नहीं हो गई है, वो परिणाम नहीं दे रही है, तो आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। मगर भारत की जनता का भी धैर्य बहुत बड़ा है, और क्यों न हो, ढेर सारी चीजों को सहन करते 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 एक राष्ट्र के नाते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बड़े धैर्य से जनता ने फैसला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ इस देश का शासन सौंपा। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एक महीने में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और पहली बार कांग्रेस आइडियोलॉजी के बाहर के लोगों को सत्ता करने का मौका मिला स्वतंत्र रूप से। अटल जी की भी सरकारें बनी थी, 2 बार बनी। मुरारजी भाई की भी सरकार बनी थी, मगर ज्यादातर लोग वो सरकार जिस पर निर्भर थी या तो सरकार में थी, कहीं ना कहीं वही आइडियोलॉजी से आते थे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और 7 साल से चल रही है। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति का आज का स्वरूप देखना है तो उसके आज के स्वरूप के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। आज के जगह पहुंचने के पहले कितना बड़ा तपस्या, संघर्ष, त्याग, मेहनत कर वो वहां पहुंचा है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी के संगठन के काम और संगठन के बारे में, उनकी संगठन क्षमता के बारे में मैं कोई कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये आज का विषय भी नहीं। परंतु 2000 की साल में 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ही देश में कोई ऐसा सफल मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पहले पंचायत का चुनाव भी न लड़ा हो, जिसको एक गांव चलाने का अनुभव भी नहीं था। और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी एमए है, कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस तरह विषयों से बिल्कुल अभिनग्न एक आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और उस वक्त जब ये राज्य सबसे बड़े संकट में था, एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप के बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, और नरेंद्र भाई जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पूरी स्थिति को समझने का, देखने का प्रयास चालू किया, और उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उस वक्त कोई नहीं मानता था कि नरेंद्र भाई एक सफल मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारा काम उन्होंने गुजरात के अंदर किया, पारदर्शिता पर काम किया, जिसको आप रिफॉर्म कहते हैं, ये सुधार पर काम किया। मगर उनकी रिफॉर्म की व्याख्या आपकी बुकलेट में जो है वो नहीं है। जो परिस्थिति को बदल सकते हैं उसको रिफॉर्म कहते हैं। जो बदलाव सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति को, पद्धति को बदले उसको रिफॉर्म नहीं कहते। जो जमीन पर परिस्थिति को बदले उसको रिफॉर्म कहते हैं। शायद रिफॉर्म शब्द अपने आप में
रिफॉर्म की व्याख्या को भाषांतर की दृष्टि से मैं कहूं तो व्याख्यायित नहीं करता, मगर रिफॉर्म परिस्थिति को बदलने के लिए है, पद्धति को बदलने के लिए नहीं होते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी बहुत भली भांति जानते थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए। आर्थिक शिस्त लाने का भी प्रयास किया। जीरो डेफिसिट बजट बहुत साल के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति